आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश हैं खबरों की तफसील। अफगान सूबे बलगीस में सड़क किनारे बम धमाके के नतीजे में 11 अफराद हलाक हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक सूबे बलगीस में सड़क किनारे बम धमाके में 11 अफराद हलाक हो गए। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे जमा करने का काम शुरू कर दिया है, जबकि आसपास के इलाकों में सर्चिंग भी जारी है। गवर्नर बदगीस के मुताबिक हलाक अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल है, जबकि हमला तालिबान की कार्रवाई है। ताम तालिबान समेत अभी तक किसी भी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के इनखला के बाद से मुल्क भर में बम धमाकों और पुरतशद्दुद कार्रवाई में इजाफा देखने में आया है, जिसके नतीजे में अब तक मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हो चुके हैं। इजराइल की तारीख में पहली बार अरब पार्टी का हुकूमत में शमूलियत का इम्कान है। हुकूमत बनाने के लिए 120 में से 61 सीटें दरकार थीं। इजराइल के गुज़श्ता इलेक्शन में नेतन्याहू के मुखालिफ इत्तेहाद ने 57 सीटें हासिल की, जबकि हुक्मरान जमात लेकोद और इसके इत्तेहादियों को 52 सीटों पर कामयाबी मिली है। मुसलमान अरबों की जमात यूनाइटेड अरब पार्टी ने 4 सीटें हासिल की हैं। इजराइल की आइंदा हुकूमत में मुख्तलिफ मक्ता फिक्र की जमातें तो शामिल होंगी ही, साथ ही में अरब पार्टी भी इसमें अहम किरदार अदा करेगी। हुकूमत में शामिल यूनाइटेड अरब पार्टी बाहर से हुकूमत की हिमायत नहीं कर रही, बल्कि इसका एक हिस्सा है। इस मखलूत हुकूमत में शामिल हर फरीक की अपनी एक खास अहमियत होगी और मामलात आगे बढ़ाने के लिए सबका ताउन लाजमी होगा। मुख्तलिफ मक्ता फिक्र की जमातियों से तश्कील पाने वाली इस हुकूमत को इजराइल पार्लियामेंट की मंजूरी दरकार होगी। इजरायली इंतखाबी कवानीन के मुताबिक एक जमात को पार्लियामेंट में शामिल होने के लिए कम से कम 3.25% वोट हासिल करने चाहिए। इस कानून का बज़ाहिर मकसद तो अरब जमातों को पार्लियामेंट से दूर रखना था, लेकिन पिछले कुछ इंतखाबात में तमाम अरब जमातों ने मिलकर मुकाबला किया और पार्लियामेंट में जगह बनाई। यूनाइटेड अरब पार्टी के सरबराह मंसूर अब्बास को बाकी अरब जमातों से नजरियाती इख्तिलाफात थे, लेकिन उन्होंने
इसे पसपुश्त डालने का फैसला किया। इब्तिदाई मरहले में ऐसा लगता था कि वो पार्लियामेंट में शमूलियत के लिए दरकार कम से कम वोट भी हासिल नहीं कर सकेंगे। मंसूर अब्बास का ख्याल है कि इजराइल में अरब आबादी की तरक्की का तकाजा है कि उनके कायदीन मरकजी इदारे में शामिल यहूदी जमातों के साथ मिलकर काम करे। वो फलस्तीनियों के साथ अमन के हामी हैं और उनका ख्याल है कि ऐसा करने से आलमी इस्लाम खुद ब खुद इजराइल को कबूल कर लेगा। इधर एलएसी मामले के हवाले से बड़ी खबर भारत और चीन के दरमियान एलएसी मामले पर, जहां पिछले कई महीनों से लगातार कशीदगी जारी है, वही एलएसी पर चीनी फौज की नई यूनिट्स को तैनात किया गया है। मौसमी सूरत हाल के पेश नजर नई यूनिट्स को जिम्मेदारी मिली है। सरमा में एलएसी पर तैनात जवानों को पीछे हटाया गया है। ये खबर इस वक्त जरा से मिल पा रही है कि एलएसी मामले पर जो तैनात फौजी चीन की तरफ से पीएलए फौजी वहां पर तैनात थे, जहां उन्होंने पहले ही अपने खुदमात ड्यूटी के दौरान अंजाम दिए हैं। अब जो जरा का कहना है कि तकरीबन 90% जो अफवाज चीनी अफवाज है वहां उनको पीछे हटाया गया, रोटेट किया जा रहा है और माना जा रहा है कि सरमा के दौरान जो उन्होंने खुदमात अंजाम दिए अब उन्हें पीछे हटाया और नई यूनिट्स को वहां पर तैनात किया जा रहा है। कई अहम जो मकामात पर फौजियों का इनकलाबी हुआ था, जिनमें से पेंगोंग झील एक हिस्सा है जहां पर दोनों अफवाज पीछे हटी थी। अब जो माना जा रहा है जहां पर पीएलए की फौज है और वहां पर नई अफवाज को तैनात किया जा रहा है और नई यूनिट्स को जिम्मेदारी दी जा रही है। एलएसी मामले पर जो बड़ी खबर इस वक्त मिल पा रही है कि चीनी अफवाज की नई यूनिट्स को तैनात किया जा रहा है। मौसमी सूरत हाल के पेश नजर नई यूनिट्स को अब नई जिम्मेदारी मिल पा रहा है। आपको बताते चले कि अप्रैल मई तक तकरीबन 50,000 पीएलए फौजियों को वहां पर मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया था। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे साथी आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात है मजीद इस पर कि जिस तरह से खबर मिल पा रही है कि पीएलए मामले पर जो फौजियों को रोटेट किया जा रहा है, चीनी अफवाज को रोटेट किया जा रहा है, जो पहले वहां पर सरमा के दौरान जिन्होंने ड्यूटी दी है अब उन्हें पीछे हटाया जा रहा है और नई यूनिट्स को तैनात किया जा रहा है। गौहर, जिस तरीके से कयासराइयां लगाई जा रही थी कि शायद तब्दीली हो सकती है सरमा के साथ साथ ही, और इसी तरह की सूरत हाल अब बनती नजर आ रही है। जहां पर हमने देखा 10 फरवरी को चीनी अफवाज पीछे हटी, भारत अपने मकाम पर पीछे आया, यानी जो फौजी इनखला था उसका सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद अब चूंकि आज के दिन में हम देख रहे हैं हालात ऐसे बने हुए जहां पर मौसमियाती तब्दीली को देखते हुए अफवाज की तरफ से यूनिट्स को आगे पीछे ले जाना या ऐसे एक दूसरे की जो सलामती के लिए इकदाम थे वो इस वक्त किए जा रहे हैं। जहां पर भारत की तरफ से गुज़श्ता दिनों ये कहा जा रहा था कि इजराइल से खरीदा गया एक ड्रोन जिसके तहत इस वक्त खास तौर से एलएसी के हालात पर नजर बनाए रखेगा, लेकिन मौसमियाती सूरत हाल को देखते हुए दूसरी तरफ चीन की तरफ से भी इस वक्त जो हमारे जराया बता रहे हैं कि वहां पर तब्दीली की गई है बड़े पैमाने पर। जिन फौजियों को मौका मिला था, यानी जो फौज काम कर रही थी सरमा के दौरान, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस थी जहां पर वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनमें से तकरीबन 90% ऐसी अफवाज हैं जिनको हटाया गया और जराये के मुताबिक अब नई फौज की जो टुकड़ियां हैं, नई यूनिट्स हैं, उन्हें वहां पर कायम किया जा रहा है ताकि मौजूदा हालात के बीच जिन लोगों को पहले पेंगोंग लेक के आसपास जिन चाइनीज ट्रूप्स को मुश्किलात पेश आई थी उनको कम से कम थोड़ा संभलने का मौका मिले, क्योंकि माइनस टेम्परेचर -28 -26 तक जहां पर टेम्परेचर जाता है तो मनफी दर्जा हरारत में कहीं पर भी किसी फौजी को नुकसान ना पहुंचे। चीन के सामने फौजी बहरान पहले भी एक बड़ा जरूर था भर्ती अमल को लेकर, उन सब के बीच में इससे बचने के लिए फिलहाल ये इकदाम किया गया है। और आईटीबीपी के सोल्जर जो है, यानी भारत की तरफ से जो तैनाती अमल में लाई जानी थी वो मुसलसल की जा रही थी हालात पर नजर बनाए रखने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल अब ऐसी है
कि यहाँ पर चीन की तरफ से भी तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई हैं। और आसिफ, अगर माना जाए कि जो खबर इस वक्त मिल पा रही है कि फौजियों का रोटेट करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हालात अभी भी जूं के तू हैं, अगर हम LAC की बात करेंगे। बिल्कुल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये 100% नहीं कहा जा सकता हालात बेहतर हुए हैं, इसलिए चूंकि फौज का रोटेट होना और दूसरी तरफ तैयारियां बड़े पैमाने पर होना, इसीलिए अगर हालात ठीक होते तो शायद रूस के सदर कल मुदाखलत ना करते मामले में। उनकी तरफ से एक बड़े प्रोग्राम के दौरान ये कहा गया कि वज़ीर आज़म मोदी और शी जिनपिंग चीनी सदर दोनों अगर बात करते हैं तो वो इतने जिम्मेदार रहनुमा हैं कि जो हालात को संभाल सकते हैं। शायद वो बयान सामने ना आता, और वो बयान भी इस बात की गमाज है कि हालात अभी भी मुकम्मल तौर बेहतर नहीं हुए हैं, और जिस तरीके से करीबी नजर रखी जा रही है एक दूसरे की सरगर्मियों पर, हकीकी कंट्रोल लाइन पर, वो ये बताने के लिए काफी है कि पिछले साल के मुकाबले हालात जरूर बेहतर हुए हैं, लेकिन इतने बेहतर भी नहीं कि तमाम चीजें मामूल के मुताबिक अब साल 2021 के जून महीने में शुरू कर दी जाए, क्योंकि जून का महीना ही 15-16 जून को एक साल मुकम्मल होने वाला है जब भारत के 20 फौजी जहां भाग हुए थे। चीन को भी जवाबी कार्रवाई में नुकसान पहुंचा था, कुछ खबरें सामने आई थी, कुछ नुकसान नहीं बताने की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन उन सब के बीच में जब एक साल मुकम्मल हो आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, जो इस वक्त खबर आ रही है कि जिस तरह से रोटेशन हो रही है फौजी चीनी अफवाज की तरफ से, क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में दोबारा जो है फौजी सतह पर कोई बातचीत होने की तवक्का है? बिल्कुल है, चूंकि 10 दौर की जब बातचीत हुई है, इस 10 दौर की बातचीत में इस नतीजे पर अफवाज पहुंची थी, मकामी कमांडर्स पहुंचे थे कि फौजी इनखला का अमल शुरू किया जाए। अब चूंकि फौजी इनखला का जब अमल शुरू हुआ है तो वो भी एक सेट टारगेट है, एक डेडलाइन है कि किस किस हिसाब से हमें सितंबर तक चीजें ठीक करनी है। लेकिन सितंबर से पहले जिस तरीके से चीन की तरफ से दोबारा अब यहाँ पर तैनाती अमल में लाई जा रही है, और नई यूनिट्स कायम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नई यूनिट्स लगाई जा रही है, बल्कि फौज की तादाद भी बढ़ाई गई है, जो इसमें एक पॉइंट ऐड करके मैं आपको बता रहा हूं, जो एक परेशानी है जिस पर भारत की डिफेंस वजारत की जरूर इस पर नजर रहेगी। और ऐसे में आने वाले कुछ दिनों के अंदर उम्मीद तो की जा रही है, हालांकि मौसम ने इजाजत नहीं दी थी कि फौजी सतह पर बातचीत 11वें दौर में दाखिल हो सके, लेकिन उम्मीद तो की जा रही है। और अगर आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर ये सरगर्मियां जारी रहती हैं जो फिलहाल हो रहा है, शायद एक और बातचीत बहुत जल्द फौजी कमांडर्स की देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका। ये थी LAC मामले के हवाले से बात, जहां चीनी अफवाज की तरफ से मजीद वहां पर फौजियों को रोटेट किया जा रहा है, नए यूनिट्स को वहां पर तैनात किया जा रहा है, नई यूनिट्स को जिम्मेदारी दी जा रही है। जो पहले वहां पर मौजूद फौजी थे सरमा के दौरान जिन्होंने अपनी ड्यूटी अंजाम दी थी, उन्हें पीछे हटाया जा रहा है और नई यूनिट्स को तैनात किया जा रहा है। तकरीबन 90% नए फौजी यूनिट्स को वहां पर तैनात किया जा रहा है। यहाँ भारत और चीन के दरमियान LAC मामले पर कशीदगी 10 से ज्यादा राउंड की बातचीत भी हुई है, फौजी सतह पर भी बातचीत हुई है, सफारती सतह पर भी बातचीत हुई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दोनों के दरमियान लगातार और तनाव जो है वो बरकरार है। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत की घर-घर राशन स्कीम पर पाबंदी आयद कर दी है। केजरीवाल हुकूमत का इस स्कीम के जरिए दिल्ली के 72 लाख लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का इरादा किया था और इस स्कीम को इस हफ्ते लागू किया जाना था। जरा का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने कहा है कि इस मंसूबे के लिए मरकजी हुकूमत से मंजूरी हासिल नहीं की गई है, इसलिए इस पर पाबंदी आयद की गई थी। इस स्कीम पर पाबंदी आयद किए जाने पर मामले पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस सिलसिले में क्या कुछ कहा, देखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको नमस्कार, सादर प्रणाम। आज मैं बेहद व्यथित हूं और मैं सीधे आपसे बात करना चाहता हूं। अगर मुझसे कोई हिमाकत हो जाए, कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती।
सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था, ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था। और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। पिछले 75 सालों से हर महीने फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है, पर उनको मिलता नहीं है। अधिकांश राशन चोरी हो जाता है। ये राशन माफिया बहुत ताकतवर है सर, बहुत ताकतवर। आज से 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस माफिया को ललकारने की हिम्मत की थी। तब मैं दिल्ली की झुग्गियों में, एक एनजीओ में काम किया करता था। उन झुग्गियों में गरीबों को उनका राशन नहीं मिलता था, उनका राशन चोरी हो जाता था। तब हमने हिम्मत की गरीब लोगों को उनका राशन दिलवाने की। नतीजन हम पर 7 बार खतरनाक हमले हुए, और एक बार तो इन लोगों ने हमारी एक बहन का गला काट दिया, लेकिन भगवान के दया से वो बच गई उस वक्त। तब मैंने कसम खाई थी कि इस व्यवस्था को अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर ठीक करूंगा। तब तो दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन दिल्ली का सीएम बन जाऊंगा। पर कहते हैं ना कि जब आप निस्वार्थ भाव से कोई संकल्प करते हैं तो ऊपर वाला भी अपने तरीके से आपका संकल्प पूरा करने में मदद करता है। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। इस राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और 1 हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है। आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के असरात जहां दुनिया भर में कम हो रहे हैं, वहीं भारत में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर हो रही है और गुज़श्ता कई रोज से कोरोना केसेस में लगातार कमी आ रही है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,14,460 नए मस्बत मामले सामने आने के साथ ही मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 2,88,09,339 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 1,89,232 मरीजों को मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से रुखसत भी किया गया और मुल्क में अब तक 2,69,84,781 अफराद कोरोना से शिफायाब हो चुके हैं और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद भी लगातार कम हो रही है, जिस दौरान मुल्क में फाल केसों की तादाद 14,77,799 पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 2,677 मुतासरीन की मौत हुई है, जिसके साथ ही महलूकून की मजमूई तादाद 3,46,759 पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 49 दिनों के बाद 1448 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि 25 मुतासरीन की मौत भी वाक़या हुई है।
सीरी बदरवा के लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में रिहाइश पजीर लोगों के तहफ्फुज के लिए मकानों और ज़रिया-राज़ी को प्रोटेक्शन मान तामीर की जाए ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में PMGSOY की जानिब से अगरचे रोड तामीर की गई है, ताम रोड की तामीर के लिए ज़रिया-राज़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने जिला इंतजामिया और मुतलका महकमे से अपील की है कि प्रोटेक्शन वाल तामीर की जाए ताकि आने वाले वक्त में उन्हें मजीद नुकसान से दो चार न होना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम कोतवाल प्रीतम सिंह है। मैं इधर शेरी बरवा का रहने वाला हूं। आप देख रहे हैं कि हाल ही में हमारे PMGS में जो डिपार्टमेंट है, इस रोड को 16 साल बनते हो गए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हमारा मकान है, इसमें हम काम भी करते हैं, वर्कशॉप भी है और आज ये प्रोटेक्शन वाले लग रही हैं। मैं चाहता हूं DC साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि यहाँ कल रात शाम को उन्होंने पत्थर डाले इस प्रोटेक्शन वाल को देने के लिए और आज सुबह से इन पत्थरों को वापस ले रहे हैं। जय साहब से फ़ोन पे बात की लेकिन नहीं मानते, नहीं जी आपने एप्लीकेशन नहीं दी, हमें पता नहीं है। 0 पॉइंट से इसको पहले शुरू करना था, जितना पैसा इनके पास आया है। मैं गुजारिश करूँगा आपके चैनल के माध्यम से DC साहब से, जो भदरवा की डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन है, कि जल्द से जल्द ये मकान के आगे दीवार दीजिए। मकान बारिशों में अब गिरने वाला है। हम गरीब लोग हैं, हमारी पहले भी 20 कनाल ज़मीन ये देखे बंजर ज़मीन हो चुकी है, वो इसमें रोड की ज़द में आकर ख़राब हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि ये मेरी प्रोटेक्शन वाल जल्द से जल्द लगे। धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम विनय कोतवाल है। मैं सीरी का रहने वाला हूँ। यहाँ पे एक्चुअली एक रोड का काम हुआ है यहाँ पे सीरी से छतरा। यहाँ पे 15 साल पहले ये रोड बनी हुई है और तब से मतलब प्रॉमिस पे प्रॉमिस होता है कि काम होगा, प्रोटेक्शन वाल्स दी जाएंगी, जिनके घरों को रिस्क है वो सारा दूर किया जाएगा प्रोटेक्शन वाल के थ्रू। बट यहाँ पे जो जेई है PMGSY के, उन्होंने जैसे कल यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कल उन्होंने पत्थर रखवाए थे, बोला उन्होंने कि ये प्रोटेक्शन वाल दी जाएगी। जनूबी कश्मीर के जबली फोर अनंतनाग में मंडी को जल्द पाए तकमील तक पहुंचाने की मांग करते हुए इलाके के लोगों का कहना है कि मंडी के मुकम्मल होते ही एक कसीर आबादी को फायदा मिलेगा। उन्होंने जिला इंतजामिया और मुतलका महकमे से अपील की है कि मंडी पर जारी काम में सूरत लाई जाए ताकि इसे मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए। याद रहे कि चंद रोज कबल डायरेक्टर मार्केटिंग एंड प्लानिंग ने दौरा करते हुए लोगों को यकीन दहानी दी कि मंडी को बहुत जल्द मुकम्मल करके फ्रूट ग्रोवर्स के लिए वक्फ की जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, डायरेक्टर साहब ने फ्रूट मंडी बटंगू का विज़िट रिसेंटली किया 3 दिन पहले। सबसे खुशी की बात यह है कि उन्होंने कुछ इकदाम उठाए, जैसे कि हमारा ड्रेनेज का जो है सिस्टम उतना फंक्शनल नहीं है। उसके बगैर जो है जो DPR तैयार किया गया है, जो हमारा फ्रूट मंडी का फ्रंट फेसिंग जो है जो प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर जो है उन्होंने फर्ड बनाने के लिए जो है हमें ग्रीन सिग्नल दी है कि वो एज सुन एज पॉसिबल जितना भी हो सके उनसे, कि उनके लिए वो जो है वो इक़दाम उठाएंगे। और उसके बगैर जो हमारे और भी कुछ मसाइल है, जैसे लेबोरेटरी ब्लॉक हो गया, उसके बगैर जो सैनिटेशन का सिस्टम है उसको पूरा अप एंड रनिंग फंक्शनल बनाने के लिए उन्होंने हमें पूरा एतमाद दिया है। देखिए, सबसे पहले हम ये जो है मांग डायरेक्टर साहब से कर रहे हैं कि आप जानते हैं 2 दिन पहले यहाँ पर डायरेक्टर साहब आए थे, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग। उन्होंने सभी ग्रोवर्स को और जो भी ट्रेड यूनियंस है उनके जिम्मेदारान यहाँ पर उनके साथ उन्होंने बात की और सब ने एक ही आवाज़ में डायरेक्टर साहब को बोला कि किसी को भी टेम्पररी बेस पे यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं हो। यहाँ पर अलॉटमेंट पर जो सही तरीका है अलॉटमेंट के हिसाब से यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाए पहले, उसके बाद जो भी बात साथ में जो भी डेवलपमेंट वर्क है वो किया जाए। हम चाहते हैं कि सारे लोग इसमें आ जाए, सबको। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।